Good morning, student. Today we will start BCom part third ABST paper first. आज का अपना टॉपिक है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट एंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर। लास्ट क्लास में हमने कल स्टार्ट किया था इस टॉपिक को और इसकी टॉपिक की पूरी थीम मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। कल अपनी जो क्लास थी उसमें मैंने डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट में किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, एंट्री की जाती है, पूरा एक्सप्लेन किया था क्लास में। तो आज फिर मैं उसको रिपीट करते हुए आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखिए, ये यूनिट नंबर थर्ड में जो टॉपिक है अंडरराइटिंग कमीशन, वो हमने कंप्लीट किया। दूसरा टॉपिक ये है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट और इश्यू ऑफ बोनस शेयर। तो डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट ये जो टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट है, एग्जाम में आने लायक है, क्योंकि जो हायर एजुकेशन में भी ये टॉपिक लगता है, जो एबीएसटी से इन्फॉर्म करते हैं उसमें भी ये टॉपिक आता है। इसलिए ये टॉपिक अपने को तैयार करना है सेक्शन बी के लिए या सेक्शन सी के लिए। ठीक है, बी इसमें भी आ सकता है ये और 8 नंबर के लिए भी आ सकता है। कहने का मतलब है ये जो टॉपिक है वो आपको तैयार करना होगा। इसकी चैप्टर में किस प्रकार की थीम रहेगी, जो कल क्लास में थी उनको पता है कि किस प्रकार से मैंने इसको बताया था कि बिल्कुल ही एक कहानी के रूप में। तो इसको फिर रिपीट करता हूँ ऑनलाइन क्लास में। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट मीन्स आपका जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसे को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है ये डिसीजन कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो करते हैं। वो अपनी फाइल तैयार करते हैं, उसमें लिखते हैं कि भाई एनुअली प्रॉफिट हुआ है उसको क्या करना चाहिए। ये सभी बातें इसमें आएगी। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये नेट प्रॉफिट क्या होता है। नेट प्रॉफिट हम काउंट कर लेते हैं। कहने का मतलब फाइनल अकाउंट बनने के बाद आप डिक्लेयर कर देते हो कि इस फाइनेंशियल ईयर में अपना प्रॉफिट इतना हुआ है। ठीक है, पूरी डिटेल क्लियर करने के बाद आप ये डिसाइड करते हो कि अपने जो शेयर होल्डर है उनको क्या डिविडेंड दिया जाए, कितना दिया जाए, इस पर बात की जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो ये डिसीजन करते हैं कि कितना डिविडेंड दिया जाना चाहिए या डिविडेंड नहीं दिया जाना चाहिए, कितने परसेंट दिया जाना चाहिए, ये सभी वो सिफारिशें करते हैं कंपनी के ओनर। आपको पता है कंपनी के ओनर कौन होते हैं। कंपनी के ओनर कोई डायरेक्टर या कोई एमडी या कोई कंपनी का कर्मचारी तो नहीं होता है। कंपनी का वैसे डायरेक्टली अपने को पूछे कि ओनर कौन है, तो कंपनी ये आर्टिफिशियल पर्सन है, करते व्यक्ति है। वो अपने नाम से ही क्या करती है, डील करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इस प्रकार से बट इनडायरेक्ट से कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर। तो उनकी जब कॉमन मीटिंग होगी वहाँ से डिक्लेयर किया जाएगा कि किसको क्या करना है। तो आप बताइए कि कंपनी छोड़िए, एक सिंगल पर्सन जनरल स्टोर चलाता है, 1 वर्ष के अंदर उसने नेट प्रॉफिट कमाया है 5 लाख। सिंगल पर्सन है, वो अपना जनरल स्टोर चलाता है, उसने इन्वेस्ट कर रखे हैं 20 लाख रुपए और 1 वर्ष में उसने 5 लाख की अर्निंग की है। कहने का मतलब नेट प्रॉफिट उसका हुआ है 5 लाख। क्या करेगा वो? एक तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि वो उसका यूज कर ले, इसमें पर्सनल यूज। उसने कमाया है पैसा, कमाया तो अपना यूज करे, बिल्डिंग पर अपनी रेजिडेंशियल हाउस क्रिएट बना ले, अच्छी गाड़ी परचेज कर ले, ये काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। ये 2 ऑप्शन है उसके पास। या तो जो ये 5 लाख की वो क्या है, अच्छी सी गाड़ी परचेज करे, या फिर वो बिल्डिंग अपना रेजिडेंस बना सकता है, मकान बना सकता है, या कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है। कैपिटल इन्वेस्ट रेजिडेंस में कर दिया किसी में। तो आपके अकॉर्डिंग, आप एक बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग मानिए कि
भी इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट है, क्या करना है, पर्सनल यूज नहीं करना है। ठीक है, अब आपको पर्सनल यूज नहीं करना है तो व्यापार क्यों करना है? पर्सनल की रिक्वायरमेंट है, सिंगल पर्सन है तो उसका फैमिली भी है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि पैसे तो इन्वेस्ट करने होंगे उसमें भी, तो कुछ पार्ट करते हैं हम लोग, मैंने कहा कि 10% कर देंगे। ठीक है, चलिए बिजनेस में, यस बिजनेस में इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहेगा। आज जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, इन्वेस्ट किया है, जो कैपिटल थी वो 20 लाख की थी, आपने इन्वेस्ट 5 लाख में से 4 लाख इसमें इन्वेस्ट कर दिए तो ये कैपिटल हो गई है 24 लाख। अब ये जो अर्निंग आपकी आनी है वो 8 लाख है। कहने का मतलब आप री इन्वेस्ट करिए, बेनिफिट रहेगा, आपका बिजनेस है वो दिनों दिन क्या है बढ़ेगा, समझ वाली बात। और यदि आप पूरा ये 5 लाख रुपए क्या करते हो पर्सनल यूज कर लेते हो तो आपकी जो कैपिटल है वो नहीं रहेगी 5 लाख फिक्स है। आप हो गए सर ये तो फिर 5 लाख की तो अर्निंग होगी, कोई फिक्स नहीं है 5 लाख की अर्निंग होगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन के टाइम में न्यू टेक्निक आती रहती है, न्यू टेक्निक के अकॉर्डिंग हमें भी उसमें चेंजेस करने होंगे। यदि हम चेंजेस नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस है आगे प्रोग्रेस नहीं रहेगा। आप चाह रहे हो कि 5 लाख फिक्स अर्निंग है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में इन्वेस्ट करना ही होगा। जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट आप यूज कर सकते हो, बट 50% एटलीस्ट कम से कम 50% तो इन्वेस्ट करना ही होगा, तो वो काम चल सकता है, आगे कंपटीशन में अपन बने रह सकते हैं। तो कहने का मतलब पर्सनल यूज कम करके आप इन्वेस्ट नहीं करिए, इन्वेस्ट करोगे तो व्यापार है वो दिनों दिन वर्षों में बढ़ता जाएगा और जो कंपटीशन लेवल में हम टिके रहेंगे। समझ आ गया? ये तो जनरल बिजनेस की कहानी थी कि जनरल बिजनेस में ये होता है। अब हम कॉर्पोरेट पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन बात करते हैं कंपनी की। तो कंपनी है उसने प्रॉफिट अर्न किया है, अब प्रॉफिट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, उन्होंने पूरी फाइल तैयार कर रखी है कि नहीं ये प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट में से कुछ तो गवर्नमेंट के जो प्रतिबंध होते हैं, गवर्नमेंट के प्रतिबंध उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करने पड़ते हैं, प्रोविजन करने पड़ते हैं, और कुछ इस प्रकार के रिजर्व होते हैं उसको हमें क्रिएट करना पड़ता है, किसी से लगाना पड़ता है। ये सभी इस प्रकार की कार्रवाई है, ये सभी करनी है। तो इस प्रकार से अपने को प्रोविजन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अपने को करने होंगे, और रिजर्व कैपिटल रिजर्व ये कुछ है मेंटेन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 123 इसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना होगा। इसके गाइडलाइन को पालन करते हुए अपने को करना है, सभी नियम सेबी की गाइडलाइन को पालन करते हुए ये सभी डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट की कार्रवाई करनी है। तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो उनकी पालना करते हुए एडवाइस करेगा, सिफारिश करेगा कि इस प्रॉफिट का क्या किया जाए। जो नॉर्मली बातें हैं गवर्नमेंट की कि भी गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग इतनी अर्निंग पर इतना आपको ये टैक्स चार्ज करना होता है, आपको इतने पर ये प्रोविजन क्रिएट करने होते हैं, वो सभी फॉर्मेलिटी गवर्नमेंट के जो रूल्स है रेगुलेशन है उनको मेंटेन करने के लिए तो वो सिफारिश करेगा कि भाई ये काम करना है, और उसके लिए कोई अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, वो नियम गवर्नमेंट के है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके सबसे पहले तो वो फाइल तैयार करेगा कि ये गवर्नमेंट के वैधानिक नियम है, इस नियम के अकॉर्डिंग अपने को ये रिजर्व क्रिएट करने होंगे, ये प्रोविजन बनाने होंगे, इसमें ट्रांसफर इतना पार्ट इतना परसेंट करना होगा। तो ये तो एक गवर्नमेंट की बात हुई। उसके बाद क्या किया जाए, उसके बाद कंपनी में भी कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किए जाए। कैपिटल इन्वेस्ट इस प्रकार के नए मशीन के प्लांट लगाना है, नया प्लांट नई टेक्नोलॉजी परचेज करनी है, इनके लिए भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए। ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद शेयर्स है उनके लिए सिफारिश की जाती है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, इनके बारे में बात की जाती है स्टूडेंट। तो आपको पता है कि इक्विटी शेयर्स है उनकी डिविडेंड की बात की जाएगी कि इनको कितना डिविडेंड दिया जाए, मेन यही काम है अपना। और तो ये जो नियम के अकॉर्डिंग है वो ट्रांसफर करने होते हैं, उसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है ना।
सिफारिश करने की बात है वो अपने नियम के अकॉर्डिंग होगी। ये कहानी यहाँ अटकती है कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना दिया जाए। आप अपने माइंड में सोचिए कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाए या नहीं दिया जाए, या कम दिया जाए या अधिक दिया जाए। सभी के अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। आप कहोगे कि सर इक्विटी शेयर को डिविडेंड नहीं दिया जाए, जैसे ऑफलाइन क्लास होती है आपको पूछता मैं कि डिविडेंड इक्विटी शेयर को दिया जाना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एक ने कहा कि नहीं दिया जाना चाहिए सर, तो भी आपके जो इन्वेस्टर है, इक्विटी शेयर होल्डर है, उनको आप एंड में डिविडेंड मना कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, आप एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष कहते हो कि डिविडेंड नहीं है, तो मार्केट में थोड़ी गुडविल क्या रहेगी, डाउन रहेगी। इसलिए डिविडेंड कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए, अधिक नहीं तो कम दिया जाना चाहिए। लास्ट ईयर का है एटलीस्ट उतना तो डिविडेंड दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब नॉर्मल रेट से उसको डिविडेंड दिया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बड़े इन्वेस्टर हैं वो चाहते हैं शेयर्स की वैल्यू बढ़े, या कुछ चाहते हैं डिविडेंड उसको अधिक मिले, ठीक है। काफ़ी पॉइंट्स होते हैं, काफ़ी है कार्रवाई कि डिविडेंड नहीं देते हैं तो भी। अब आपको डिविडेंड नहीं दिया जाए तो उस पैसे का क्या करोगे, हम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी का एक प्लांट है उसको 2 प्लांट करेंगे, 5 प्लांट करेंगे, जिससे कि आपके शेयर्स के वैल्यू, इक्विटी शेयर्स के वैल्यू मार्केट में क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो न देने से भी डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को कोई नुकसान नहीं है। हाँ, डिविडेंड नहीं मिलेगा बट वो ट्रांजैक्शन करना चाहिए, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। वैल्यूएशन शेयर्स में आपने देखा था मार्केट वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है। तो इस प्रकार से री इन्वेस्ट किया जाए या कुछ दिया जाए, नॉर्मली रेट से डिविडेंड भी दिया जाना चाहिए और इन्वेस्ट भी किया जाना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर्स है, इसमें ज़्यादा कोई सिफारिश की जरूरत नहीं होती है। आपको पता है एनएससी में ऐसे 9%, 7%, 8% प्री डिफाइंड है कि इतना डिविडेंड्स को देना है, और टाइप ऑफ प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग यदि नहीं दे रखे तो उसकी भी सिफारिश करनी है कि प्रेफरेंस होल्डर को कितना डिविडेंड दिया जाए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपनी सिफारिश रखता है और उसको फाइल मेंटेन करता है। फिर क्या करता है, कॉमन मीटिंग बुलाता है, और जो कंपनी के एक्चुअली मालिक है मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर, उनकी कॉमन मीटिंग बुला के वो उनकी कॉन्फ्रेंस लेता है। उसमें कॉमन मीटिंग में अपनी 1 वर्ष की फाइनेंशियल ईयर की जो भी रिपोर्ट है वो पेश करता है। सभी शेयर होल्डरों के पास ये सूचना जाती है कि भी ये इस टाइम पर इसकी कॉमन मीटिंग होनी है, डेट डिसाइड कर दी जाती है, उस डेट की में कॉमन मीटिंग की जाती है, और जो कंपनी की एक फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट है वो कंपनी का एमडी है वो पेश करता है। वो बताएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या एक्सपेंसेस हुए थे, क्या अर्निंग हुई थी, अब ये इतना प्रॉफिट है, इसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, ठीक है। किया गया है ये नहीं चलेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर है कंपनी के मालिक, वो कहेंगे वैसे ही करना होगा, तो कंपनी का जो एमडी है वो क्या करेगा, वो पेश करेगा, ठीक है। जैसे बजट पेश किया जाता है वैसे ही पेश करेगा कि भाई ये प्रॉफिट है, इसको इस प्रकार से गवर्नमेंट के नियम है वो तो बताएगा कि गवर्नमेंट के नियम इतना तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उसमें तो ज़्यादा कोई सहमति की जरूरत नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अप्रूव हो जाएंगे। इस प्रकार से बजट पे उसमें सिफारिश रखी जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रपोज करना, प्रस्ताव रखना, और प्रस्ताव रखने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर उसको अनुमोदन कर देते हैं, इसको बोलते हैं अप्रूव होना, ठीक है। तो प्रस्ताव रखे जाते हैं और प्रस्ताव को अप्रूव कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से पहले वहाँ रिपोर्ट पेश की जाती है, उसको बोलते हैं प्रपोज करना। उसके बाद उसको जब इक्विटी शेयर होल्डर उनको सहमत हो जाते हैं कि भी इसमें ट्रांसफर कर दीजिए, इतना इतना जनरल कैपिटल रीजन में ट्रांसफर कर दीजिए, इतना इस रीजन में ट्रांसफर कर दीजिए, इक्विटी शेयर होल्डर को इतना दे दीजिए प्रोफेसर, वो बोलता जाएगा कि ऐसे इस प्रकार से किया जाना चाहिए, इस प्रकार किया जाएगा, वो आपसे स्वीकृति लेता जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर क्या है स्वीकृति प्रदान करते जाएंगे। इस प्रकार से वो कॉमन मीटिंग कंप्लीट हो जाती है। कहने का मतलब है जैसे संसद में बजट पेश किया जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर बोलता रहता है कि ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, उसके बाद वो बजट पेश कर दिया जाता है, अप्रूव कर लिए जाते हैं, क्योंकि ये जिनके पास मेजोरिटी होती है, जिनके पास वोटिंग पावर होता है, उसके अकॉर्डिंग फटाफट कर ली जाती है, ठीक है। तो इसमें सहमति होती है, तो सहमति जिनके पास कंपनी पर होल्डिंग है उसको अप्रूव करवा लेते हैं। कहने का मतलब ये एक कॉमन मीटिंग होती है, इस कॉमन मीटिंग में ओनली प्रस्ताव रखे जाते हैं और वो जो प्रस्ताव रखे जाते हैं वो पास भी कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रस्ताव रखा का उसको एंट्री करनी है और अप्रूव होता है, पास होता है, उसकी भी अपने को एंट्री करनी है। इस प्रकार से एंट्रियाँ करते हुए तो ये चैप्टर है पूरा एंट्री बेस्ड है, ठीक है। आपने वहाँ
कॉमन मीटिंग बुलाई, प्रस्ताव रखे और प्रस्ताव पास कर दिए गए। इनकी दोनों की बड़ी एंट्रियाँ है। उसके बाद वो कॉमन मीटिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर कंपनी का जो एमडी है वो ऑफिस में आकर क्या करता है, अपने कर्मचारियों को कहता है कि भाई ये और तो ये ट्रांसफर करने का दिए, इनको डिविडेंड जो देना है उनकी कार्रवाई की जाए। तो जितना डिविडेंड देना है, जितनी अमाउंट का डिविडेंड देना है, वो बैंक में उसका एक अकाउंट खोलता है, डिविडेंड बैंक। क्या बोलता है? डिविडेंड बैंक अकाउंट। तो स्टूडेंट वो जो डिविडेंड बैंक अकाउंट बोलता है उसमें वो पैसे जमा करवा देता है कि कितने इक्विटी शेयर है, कितने प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है, टोटल अमाउंट से एक अकाउंट ओपन करेगा और वो उसको डिविडेंड बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट करवा देगा। फिर वो डिविडेंड बैंक अकाउंट से क्या करेगा, चेक इश्यू कर देगा। जिनके जितने डिविडेंड की अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग उनको चेक उनके एड्रेस पर इश्यू कर देगा। ठीक है, उनको नोटिस मिला देगा कि आपका इतना डिविडेंड है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो वो सभी इक्विटी शेयरहोल्डर के पास भी चेक पहुंचेगी, वो अपना चेक क्लियर करवा लेंगे, मतलब अपने बैंक में जमा करवा लेंगे। तो ये प्रोसेस है। बैंक में अकाउंट करेंगे, ओपन करेगा और बैंक में अकाउंट ओपन करने के बाद चेक इशू कर दिए जाएंगे, कंप्लीट अकाउंट। फिर स्टूडेंट क्या कहानी आगे स्टार्ट होती है कि आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन कर दिया कंपनी ने और चेक काट के इशू कर दिए जितना भी देना था। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो साथ में गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो भी कलेक्ट करते जाना है। ठीक है, रेट दे रखी है जैसे 20.36% अलग अलग है, तो आप 20.36 करंट में चल रही है और यदि एग्जाम में आपको और रेट दे रखी है तो उसी के रेट के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। ठीक है, कौन सी इक्विटी शेयर का डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड आपको बताएगा, टैक्स आपको करना है। ठीक है, तो टैक्स आपको चार्ज करना है। तो ये हमने काम कर दिया, अकाउंट ओपन कर दिया है और चेक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये काम करने के बाद हमें 1 वर्ष के बाद हमें पता चला कि जो हमने चेक इशू किए थे उसमें से कुछ अमाउंट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, मतलब इक्विटी शेयरहोल्डर ने अपना पेमेंट नहीं लिया है, डिविडेंड नहीं लिया है, वो चेक जो हमने भेजे थे वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवाए हैं। तो 1 वर्ष के बाद अपने को क्या करना है, उस अकाउंट में से पैसे निकाल कर अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसमें पैसे रखेंगे और उनको फिर चेक इशू करके कहेंगे कि ये अपने आपका अनक्लेम डिविडेंड है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी वो नहीं देते हैं तो उससे अपन को क्या करना है, 7 ईयर के बाद, 7 वर्ष के बाद उस अकाउंट को भी अपने को क्लोज करना है और वो पैसे निकाल के गवर्नमेंट में जमा करवा देते हैं एजुकेशन फंड में। ठीक है, क्योंकि ये जो पैसे हैं वो हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किए थे शेयर होल्डर को, उनके टाइम दिया था 1 वर्ष का, उसमें नहीं पहुंचे, 7 वर्ष तक भी वो क्लेम लेने के लिए नहीं आए। तो हो सकता है उनका एड्रेस चेंज हो गया है या और भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, परंतु वो पैसे उन्होंने अपना क्लेम नहीं लिया, अपना डिविडेंड नहीं लिया है उसी अकाउंट में। तो जितने भी पैसे हैं वो निकाल के गवर्नमेंट के खजाने में क्या करेंगे, जमा करवा देंगे। कोई भी वस्तु लावारिस होती है तो उस पर अधिकार किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट में जमा करवा दी जाती है। अपने को कोई भी पब्लिक एरिया में कोई भी लावारिस वस्तु मिलती है तो अपन क्या करते हैं, गवर्नमेंट में दे देते हैं। ठीक है, पुलिस स्टेशन पर जाके उसमें वहाँ दे देते हैं कि ये हमें मिली, ये बैग हमें मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार से पुलिस वाले क्या करते हैं, वहाँ गवर्नमेंट को रख लेते हैं कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपने अपना काम कर दिया है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अगले लेने नहीं आते हैं, पूरा टाइम पीरियड भी कंप्लीट हो गया है 1 वर्ष से 7 वर्ष का, फिर भी वो क्लेम नहीं ले रहे हैं, तो जितना भी पैसा है वो आप गवर्नमेंट के एजुकेशन फंड में जमा करवाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोसेस रहता है कि आपको मीटिंग बुलानी है, वहाँ प्रस्ताव रखे जाएंगे, प्रस्ताव पास करवाने हैं, डिविडेंड बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, फिर डिविडेंड बैंक अकाउंट से चेक डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, डिविडेंड पेड करना है और 1 वर्ष के बाद नहीं है तो अनक्लेम डिविडेंड बैंक अकाउंट ओपन करना है और अनक्लेम डिविडेंड बैंक में भी 7 वर्ष तक नहीं आते तो वो पैसे निकाल के गवर्नमेंट में जमा कराना है। इस प्रकार से स्टूडेंट ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट की कहानी है और ये जो मैंने आपको कहानी बताई इसके अकॉर्डिंग अपने को इंडिया करना है। ठीक है, तो ये थीम है, इसके अकॉर्डिंग ही अपने को एंट्रियां करने हैं। एक सरप्लस अकाउंट बनता है छोटा सा, उसमें स्टार्टिंग के 1 2 3 4 क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान है। आपको सरप्लस अकाउंट बनाना है, आपके पास जितना भी प्रॉफिट है उसमें से जो भी सिफारिश की गई है कि इसको इतना ट्रांसफर किया जाए वो लेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जो कहानी सुनाई इसके अकॉर्डिंग है और लास्ट के क्वेश्चन फिर बोनस शेयर किस प्रकार से है इसकी। ठीक है, तो आपको मैं कुछ एंट्रियां बताता हूँ। ये जो कहानी है इसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्रियां बनेगी।
तो सबसे पहले प्रस्ताव रखे जाते हैं कि भाई ये काम किया जाना चाहिए, ये इधर ट्रांसफ़र इतने किए जाने चाहिए, तो उसके लिए स्टूडेंट अपने को क्या करना पड़ेगा, एंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, कि इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर को कितना डिविडेंड, मेन तो क्या होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है उसके लिए सिफारिश की जाती है, और जो गवर्नमेंट के रूल है उसके अकॉर्डिंग तो ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के लिए कि इनको प्रस्ताव रखे जाएंगे कि इनको इतना इतना डिविडेंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, और कितना है वो अप्रूव करने के बाद तो कहने का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, तो उसके ऊपर एंट्री करेंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट देखिए अपन ये एंट्री करेंगे, सरप्लस अकाउंट दिया टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना दिया जाना है, 10%, 5%, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसका परसेंट आप काउंट करना और यहाँ लिख देना। इसी प्रकार से इक्विटी शेयर को भी बताएगा कि इक्विटी शेयर को कितना डिविडेंड है, तो इस इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास मिलेगी, उसको आप 10%, 5%, 20% जो भी है वो आप काउंट यहाँ लिखना। फिर टू कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, नाम क्या लिखना है, कॉर्पोरेट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 20.36%। इस पर यहाँ जो अमाउंट है वो यहाँ जो अमाउंट है उसका ये परसेंट काउंट करके यहाँ लिख देना दोनों। अलग अलग एंट्री करनी चाहिए, आप अलग कर सकते हो, इक्विटी शेयर के अलग, प्रेफरेंस शेयर के अलग। अलग अलग में क्या होगी, 17 अमाउंट दिया तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और टू कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसी प्रकार से 17 अमाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इस प्रकार से अपने को दो एंट्री करनी। ठीक है, ये एंट्री करने के बाद ये प्रस्ताव पास हो चुके हैं। ठीक है, और इसको आप ये प्रस्ताव पास करने के इंटरेस्ट ऊपर ये आपने पास प्रस्ताव पास किया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी, आगे की कार्रवाई स्टूडेंट ये है कि अपने को क्या करना है, इसके बाद डिविडेंड बैंक अकाउंट ओपन करना है। क्या करना है, डिविडेंड बैंक अकाउंट दिया टू बैंक, डिविडेंड बैंक अकाउंट दिया टू बैंक। ये डिविडेंड बैंक अकाउंट ओपन करेंगे जिससे अपने को चेक काट के देने हैं, तो ये डिविडेंड बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा। आपने अप्रूव करवा दिया है, अप्रूव करवाने के बाद आपको क्या करना है, डिविडेंड बैंक अकाउंट ओपन करना है। और डिविडेंड बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आपको आगे का काम क्या करना है, इस जो डिविडेंड बैंक अकाउंट है इससे आपको चेक इशू करनी है, चेक काटना है। ठीक है, और चेक काट के किनको देने हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो आपने बैंक में अकाउंट ओपन करने की कार्रवाई की, बैंक में अकाउंट इस प्रकार से ओपन किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट अपने को नेक्स्ट एंट्री क्या करनी होगी, डिविडेंड पेड करने की, पेमेंट करने की। तो नेक्स्ट एंट्री पर लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया, इक्विटी शेयर डिविडेंड अकाउंट दिया टू में ये है टू डिविडेंड बैंक अकाउंट। इसे अकाउंट से अपन चेक इशू करेंगे। ये डिविडेंड बैंक अकाउंट से डिविडेंड इशू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो कॉर्पोरेट टैक्स था अपना वो अपन पेमेंट कर देंगे। ठीक है, कॉर्पोरेट जो टैक्स था वो अपन पेमेंट करेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट जो टैक्स है वो अपने को जो हमने कलेक्ट किया है, डिविडेंड इशू किए हैं, डिविडेंड पेमेंट किया है, जो एंट्री हमने की है ना, तो ये 14 दिन के अंदर अंदर जितना भी आपने टैक्स कॉर्पोरेट का है वो अपने को जमा करवाना होगा। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया टू बैंक, जितना भी टैक्स आपने कलेक्ट किया था वो अपने पेमेंट करेंगे। ठीक है,
कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट टीआर टू बैंक। तो इससे ऊपर वाली एंट्री में जितना भी आपने टैक्स कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट के खजाने में जाना चाहिए। ठीक है, 14 दिन के अंदर अगर नहीं पहुंचेगा तो वो पेनल्टी हो जाएगी। ठीक है, 14 डेज में हमको ये काम कर देना है। जैसे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट चेक डिस्ट्रीब्यूट करते हो वैसे उनका भी पेमेंट जितना भी आपने कलेक्ट किया है टैक्स का वो विद इन 14 डेज पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद वे स्टूडेंट क्या करना है वो और आपको बता देते हैं। यदि इसे डिविडेंड बैंक में पैसे रह जाते हैं तो फिर अपने को नेक्स्ट कार्रवाई क्या करनी है, अनक्लेम डिविडेंड बैंक ओपन करना है 1 वर्ष के बाद। 1 वर्ष के बाद नहीं, अपने को ये देखना है कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30 दिन तक, क्योंकि चेक ने आपने इशू किया ना उसके 30 डेज। देखिए 2013 के अकॉर्डिंग और इससे पहले वाले एक्ट में काफ़ी अंतर है। आपके पास जो पुरानी बुक है उसमें 2013 के पहले की है तो थोड़े नियम चेंज हैं, अब 2013 के नियम अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये डिविडेंड बैंक में यदि पैसे रह जाते तो विद इन 30 डेज 30 दिन के कंप्लीट होने के बाद आपको अनक्लेम डिविडेंड बैंक अकाउंट ओपन करना है। क्या करना है, अनक्लेम डिविडेंड बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो अनक्लेम डिविडेंड बैंक अकाउंट ओपन करने की बिल्कुल आसान एंट्री है, डिविडेंड बैंक डीआर टू अनक्लेम डिविडेंड बैंक। लिख लीजिए, डिविडेंड बैंक डीआर टू अनक्लेम डिविडेंड बैंक। और उसके बाद दूसरी एंट्री होगी अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट, अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी लिमिटेड डीआर टू डिविडेंड बैंक। ठीक है, और फिर लास्ट में एंट्री कर देंगे अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट डीआर टू अनपेड डिविडेंड बैंक ऑफ कंपनी लिमिटेड। इस प्रकार से स्टूडेंट ये एंट्री आपने को याद करनी है। आपके पास अपनी बुक है, उस बुक में भी सेपरेटली दे रखी है कि किस प्रकार से आपने को एंट्रियाँ करनी है, वो सभी आपको याद करना। कल हम स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स।